जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस नए वीडियो में। और आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास है भाई। रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी निकल गया है, लगभग 21,000 से ज़्यादा पोस्ट है। समझ रहे हो, कंपटीशन बहुत तगड़े लेवल का रहने वाला है, इसलिए तैयारी आज पहले दिन से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा मुझे इस वीडियो सीरीज़ में, तो रेलवे ग्रुप डी के लिए यूपी होमगार्ड के साथ साथ मैं वीडियोज़ बनाता रहूँगा रेगुलर बेसिस पे। आज ये ग्रुप डी का पहला वीडियो 2026 का, ध्यान से देखो। जीएस के क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल के हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष जो है ये किसका मापक है। प्रकाश वर्ष जो है ये किसका मापक है। ऑप्शन देख लो, समय, बी दूरी, सी प्रकाश की तीव्रता, डी है द्रव्यमान। मैं चाहूँगा मेरे बताने से पहले इसका आंसर आप कमेंट कर दें, जिससे कि आपका तैयारी दिख जाए। पहले ही सवाल से तैयारी दिखा दो। इसका आंसर तुरंत कमेंट करो, प्रकाश वर्ष किसका मापक है। तो प्रकाश वर्ष हमारा किसका मापक है, तो ये मापक है हमारा दूरी का। किसका, दूरी का। ठीक है, जैसे धरती पे हम लोग रहते हैं तो किलोमीटर में नाप लेते हैं। ठीक है, कि हमारे यहाँ से फूफा जी का घर कितना दूर है तो किलोमीटर में नाप लिया। लेकिन स्पेस में किलोमीटर वाली टेक्नोलॉजी नहीं चलेगी, स्पेस में चलेगा प्रकाश वर्ष। ठीक है, आ जाओ आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है कि यदि किसी द्रव्य पर दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट पर क्या प्रभाव पड़ता है। समझ रहे हो, सवाल क्या कह रहा है कि अगर प्रेशर बढ़ा दे रहे हैं, किसी द्रव्य के ऊपर हम लोग प्रेशर बढ़ा रहे हैं यानी दबाव बढ़ा रहे हैं, तो उसके बॉइलिंग पॉइंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर प्रेशर बढ़ा रहे हैं ना, तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। समझ गए, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो है ना, बीपी लिख रहा हूँ, ठीक है, ये बीमारी नहीं है बॉइलिंग पॉइंट। बीपी का मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका प्रेशर पे, यानी प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी आपका बढ़ जाएगा। सिंपल, याद रखना। ठीक है, अगर प्रेशर बढ़ता है द्रव्य के ऊपर तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। सिंपल सा आंसर है। आगे बढ़ लो क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर मतलब आपके जियो और एयरटेल का वही डेटा फाइबर जिससे नेटवर्क आपके फ़ोन में आ रहा है। समझ गए, ऑप्टिकल फाइबर बहुत मजबूत चीज़ है, आपके बाल से भी पतला होता है, लेकिन नेटवर्क देखो कितनी स्पीड में फेंक रहा है आपके पास। तो ये कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपका ये जो ऑप्टिकल फाइबर है ना, यही आपके जियो का, एयरटेल का, बीएसएनएल का जो भी यूज़ कर रहे हो, वीआई वाई सबका यही ऑप्टिकल फाइबर से ही नेटवर्क ट्रांसफ़र होता है। समझ गए, डेटा ट्रांसफ़र। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है ना, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, जिसको नहीं पता आज रट लो, टीआईआर पे काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ये होता कैसा ऑप्टिकल फाइबर, जरा वो भी दिखा देता हूँ। देखो ऐसा होता है एक पाइप के जैसा। ठीक है, होता तो बाल से भी पतला है, लेकिन जैसे यहाँ से डेटा यहाँ एंटर करेगा, यहाँ लड़ेगा, यहाँ लड़ेगा, इसकी दीवारों में लड़ता लड़ता आगे बढ़ेगा। जैसे यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया, इस तरीके से इसमें डेटा ट्रांसफ़र होता रहता है। ठीक है, आगे बढ़ जाओ क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है। मतलब जो दो पहिया वाहन देखे हो ना, दो शीशे लगे रहते हैं आगे, या कार में दो शीशे इधर उधर दिए रहते हैं, वो आगे पीछे के लोगों को देखने के लिए नहीं रहता है, वो रहता है गाड़ी कौन सी आ रही है वो देखने में मदद करने के लिए। समझ रहे हो, लेकिन गाड़ी छोड़ के हम लोग बाकी सब देखते हैं उस शीशों से। समझ गए, तो यानी कि वो जो दर्पण है ना, वो कौन से होते हैं, अवतल होते हैं या उत्तल होते हैं या समतल होते हैं या बेलनाकार। तो बेलनाकार और समतल तो नहीं होते। ठीक है, यानी कि सी और डी तो बिल्कुल भी सही नहीं है, ए और बी में से कोई एक सही है। तो वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए जो दर्पण यूज होता है ना, वो होता है उत्तल। कौन सा, उत्तल, उत्तल दर्पण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी याद रख लो अच्छे से, उत्तल दर्पण। अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जितने लोग भी आज पहली बार आए हो ना अभिषेक से पढ़ने यानी इस चैनल पे, तो सबसे पहले वीडियो को कर लो लाइक और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी का वीडियो मैं रोज लाऊंगा इस चैनल पे। इस वीडियो से जितने सब्सक्राइबर आएंगे ना, उतना मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग उतना ही ज़्यादा सीरियस हो। और सही बताऊँ तो आप लोगों के लाइक सब्सक्राइब से बहुत ज़्यादा उत्साह बढ़ता है वीडियो बनाने का, तो ये जरूर कर लिया करो। क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार लगभग कितना होता है। अगर पृथ्वी के केंद्र पर कोई वस्तु लेके आप चले गए तो उसका भार कितना रहेगा। ऑप्शन देख लो, अनंत हो जाएगा, स्थिर रहेगा, शून्य हो जाएगा, या सतह से दुगुना हो जाएगा। बताओ फिफ्थ का आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा, शून्य हो जाएगा। समझ गए, वेट मतलब ग्रेविटी। अरे जब धरती के केंद्र में ही लेके चले गए तो उस पर कोई ग्रेविटी लगेगा ही नहीं, और जब ग्रेविटी लगेगा नहीं तो कोई वेट आएगा नहीं। मतलब कांटा वाली मशीन में कोई भी वेट नहीं आएगा, शून्य बन जाएगा बड़क का। ठीक है, जीरो बनेगा, जीरो। समझे, आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 क्या कहता है कि ऐसी कौन सी गैस है जिसे लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। मतलब अगर उस गैस को आपके घर में छोड़ दूँ ना, तो बिना मतलब के रोते रहोगे, मतलब हंसते रहोगे। ठीक है, अगर रोने वाला भी माहौल है तो भी हंसते ही रहोगे अगर उस गैस को छोड़ दिया जाए। समझ गए, मतलब अगर किसी का सामान चोरी हो गया और घर के सभी लोग दुखी हैं, लेकिन फिर भी अगर वो ले जाके गैस आप छोड़ दो, सब हंसने लग जाएंगे, आस पड़ोस के लोग समझेंगे पागल हो गया, सामान भी गया, हंस भी रहा है। तो वो गैस कौन सी है, तो वो गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रस ऑक्साइड। और क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी जो है नाइट्रस ऑक्साइड, यही बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। ठीक है, जितने भी सवाल करा रहा हूँ ना, ये बहुत अच्छे अच्छे लेवल के सवाल हैं। पिछले एग्जामों में लगभग ऐसे ही लेवल का सवाल आया था आपका। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है
कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है। ऑप्शन देख लो, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक, परमाणु आयतन, परमाणु त्रिज्या। कमेंट करो 7th का आंसर कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है। तो ये किस आधार पे हुआ है, तो ये हुआ है परमाणु क्रमांक के आधार पे। किस पे, परमाणु क्रमांक के आधार पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। याद रख लेना ये चीज़, ठीक है। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, एक चीज़ बताना भूल गया, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में होती है। मतलब कमरे का जो तापमान है ना, रूम टेम्परेचर, उसमें वो धातु है लेकिन फिर भी द्रव्य हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन देख लो, सोडियम, मैग्नीशियम, मर्क्यूरी, ब्रोमाइन। तो बताओ ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में रहती है। इसका आंसर मुझे आप सब लोगों से चाहिए, क्योंकि इसका आंसर आप दे सकते हो, ठीक है। ए और बी सही नहीं है, सी और डी में से कोई एक सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, पारा। पारा बोलते हैं ना, मेरा पारा चढ़ जाएगा, तो वो पारा किस लिए चढ़ता है, जब टेम्परेचर गर्म होता है ना तो पारा चढ़ जाता है। तो बुखार जब थर्मामीटर से नापते हैं ना तो उसमें पारा ही होता है। तो जब हमारे शरीर का टेम्परेचर गर्म होता है ना तो वो पारा ऊपर चढ़ जाता है, फिर वही रीडिंग हमें थर्मोमीटर में दिखाई देती है। समझ गए। तो मर्क्यूरी है जो रूम के टेम्परेचर पे द्रव्य अवस्था में होती है। आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 क्या कहता है कि ड्राई आइस क्या है। मतलब ड्राई आइस हम लोग किसे कहते हैं, तो ड्राई आइस कहते हैं, सिंपल सा याद रख लो, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। मतलब सूखा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, उसी को बोलेंगे ड्राई आइस। याद हो गया, ड्राई आइस किसे बोलेंगे, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, आप भूल नहीं पाओगे अपनी ज़िंदगी में कभी इनमें से किसी को भी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि अम्ल यानी एसिड और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है। यानी कि अगर एसिड और बेस को मिला देना, एसिड प्लस बेस को लड़ा दे आपस में, तो फिर ये क्या बना लेंगे, सिर्फ पानी, या लवण प्लस पानी, या गैस प्लस पानी, या सिर्फ लवण। तो नहीं, देखो एसिड और बेस का अगर रिएक्शन होगा ना, एसिड और बेस आपस में लड़ेंगे, तो इससे एक आपका सॉल्ट बनेगा और एक आपका वाटर बनेगा। वाटर मतलब पानी, यानी सिर्फ पानी तो गलत हो गया, ठीक है। सिर्फ लवण भी गलत हो गया, तो इसका आंसर क्या है, गैस तो बनेगा ही नहीं कहीं पे, तो यानी लवण और पानी दोनों बनेगा। तो 10th का ऑप्शन नंबर बी। याद रख लो कि एसिड और बेस को आपस में लड़ा दोगे तो फिर क्या बन जाएगा, एक तो आपका लवण बन जाएगा और एक आपका पानी बन जाएगा। 10वीं सवाल है, मतलब क्वेश्चन ये जो आया ना, ये 10वीं के एनसीईआरटी का सवाल है, अच्छे से याद कर लो। देख रहे हो एनसीईआरटी के सवाल उठ उठ के आ रहे हैं आप लोगों के। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। ये क्या कहता है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। ये क्लास 9th का एनसीईआरटी का सवाल है, ठीक है, कि सेल का पावर हाउस किसे कहते हैं। न्यूक्लियस को नहीं कहते, राइबोसोम को नहीं कहते, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं और गोल्गी बॉडी को नहीं कहते हैं, ठीक है। तो सेल का पावर हाउस किसे बोलते हैं, बोलते हैं ना पावर हाउस ऑफ सेल। रील में आजकल बहुत चल रहा है कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे बोला जाएगा, तो मिटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। कुछ लोग इसको मीटो बोलेंगे, कुछ लोग इसको मीठो बोलेंगे, कुछ लोग इसको माइटो बोलेंगे, ठीक है। जो बोल लो, माइटोकॉन्ड्रिया बोल सकते हो, ये ज़्यादा सही है, ठीक है। तो पावर हाउस का सेल किसे बोला जाता है, मतलब सेल का पावर हाउस किसे बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। मिटोकॉन्ड्रिया, मिटोकॉन्ड्रिया, जो बोल लो, ठीक है। बढ़ो आगे 12th पे आओ। ये क्या कहता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ग्रंथि को इंग्लिश में ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। ये देख लो, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको पित्र बोलेंगे, बी पेनक्रियाज, सी थायराइड, डी है लीवर। तो सिंपल सा एक आंसर याद रखो कि मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है ना, सबसे बड़ा ग्लैंड है मानव शरीर का, वो क्या है, तो वो आपका लीवर है, ठीक है। आपका जिगरा, ये लीवर को हिंदी में जिगर बोलते हैं, ठीक है, जिगर बोलते हैं। इसको यकृत भी बोलते हैं, लेकिन जिगर भी बोला जाता है, समझ गए। तो ये जिगर इसको ही बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है मानव शरीर की, तो ये है लीवर, याद रखना। आ जाओ आगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 क्या कहता है कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। अब रक्त का थक्का बनाना जरूरी क्यों है ये समझो। कहीं पे काम कर रहे हो और जैसे आपका शेविंग वगैरह करवाते हो तो कट लग जाता है ना, कट लग जाता है तो खून निकलने लगता है। अब सोचो अगर थक्का ही ना बने वहाँ पे, अगर वहाँ खून का क्लॉटिंग ही ना हो, तो सारा शरीर का खून तो वहीं निकल जाएगा नाई की दुकान पे ही, पता चले एक शेविंग से ज़िंदगी खत्म, ठीक है। तो ये क्लॉटिंग होना कितना ज़रूरी है। क्लॉटिंग की वजह से ही जो खून हमारे शरीर से निकलता है ना, वो जैसे ही थोड़ी देर बाद आप लोग देखते हो कहीं कटा वटा रहता है तो सफ़ेद सफ़ेद परत आ जाती है, उस पर थोड़ा सा चमड़ी रंग का परत आ जाएगी, वो खून निकलने से रोक देती है। तो पता क्यों बनता है, विटामिन के की वजह से। विटामिन के की वजह से रक्त का थक्का बन जाता है, विटामिन के की वजह से, ठीक है। याद रखो, कथा नहीं सुना रहा हूँ, क्वेश्चन करा रहा हूँ, अच्छे से पढ़ते हुए चलो। आ जाओ 14 पे। 14 क्या कहता है कि इंसुलिन का स्रव्य शरीर के किस अंग से होता है। इंसुलिन का स्रव्य जो है ये शरीर के किस अंग से होता है। तो इंसुलिन निकलता कहाँ से, इंसुलिन हमारे निकलता है पेनक्रियाज से, ठीक है। और ये इंसुलिन अगर गड़बड़ा जाता है ना तो आदमी को हो जाता है शुगर, जिसको बोलते हैं डायबिटीज़, ठीक है। मतलब इंसुलिन अगर ज़्यादा निकलने लग गया तो भी दिक्कत, कम निकलने लग गया तो भी दिक्कत। तो ये पेनक्रियाज का काम है अच्छे से इसको, ये इंसुलिन को बैलेंस करना, और इंसुलिन रहेगा तो ही शुगर बैलेंस करेगा, ठीक है। बढ़ो आगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 क्या कहता है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था।
मतलब डीएनए का संरचना किसने दिया था, सवाल का मतलब ये है, ठीक है, कि डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किसने बताया था। 3 तरीके से ये सवाल पूछता है और बार बार पूछता है, तो इसको हल्के मत लो और इसका आंसर बताओ कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने बताया था। तो ये बताया था। अब डीएनए में डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है ना, तो ये 2 लोग बताए थे, वाटसन और क्रीक, ठीक है। क्रिकेट नहीं है, क्रीक है, नाम है वाटसन और क्रीक, ठीक है, वाटसन और क्रीक, याद रखना। आ जाओ आगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 क्या कहता है कि ध्वनि तरंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं साउंड वेव्स, किस माध्यम में सबसे तेज चलती हैं। ध्वनि की तरंगे जो है ये किस माध्यम में सबसे तेज चलती है। ऑप्शन देख लो, ठोस, बी द्रव्य, सी गैस, डी निर्वात। इसका आंसर दे सकते हो क्या, इसका आंसर दे सकते हो, मुझे तो पता दे सकते हो। इसका आंसर मैं आपसे ही सुनना चाहूँगा। इसका आंसर क्या होगा, साउंड वेव जो है ना, ध्वनि तरंगे, ये सबसे ज़्यादा तेज चलती है भाई ठोस पदार्थ में, ठीक है। ठोस में सबसे, अभी जहाँ भी तख्ते पे बैठ के हो ना या बेंच पे बैठो, बजा के देखो, आवाज़ आएगी, देखो देखो आवाज़ आई ना, आवाज़ आई, ये ध्वनि तरंगे होती हैं, ये ठोस में सबसे तेज चलती हैं। और वहीं पानी में आप ताली बजाते रहो, अभी नदी में या तालाब में जब नहाने जाते हो ना अंदर पूरा, वहीं ताली बजाते रहो, धीरे से पता चलेगा, पास वाले को ही नहीं पता चलेगा। यानी द्रव्य में बहुत धीरे है, गैस में और धीरे है, और निर्वात में तो बिल्कुल ही नहीं चलता, ठीक है। अगर वहीं बात चले प्रकाश तरंगों का, मतलब अगर लाइट की बात हो ना, ध्वनि की जगह लाइट का बात हो, तो वो लाइट निर्वात में सबसे तेज चलेगा। वो भी स्पीड कितना रहेगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इतना स्पीड से चलेगा निर्वात में लाइट। समझ गए, तो दोनों में बहुत अंतर है, कंफ्यूज कभी मत होना। आ जाओ आगे। पीओपी, बहुत नाम सुने होंगे, पीओपी का काम करता है, पीओपी का काम करता है। असल में वो काम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि पेरिस में जाके काम कर रहा है, अरे ये नाम है उसका प्लास्टर का, जो पेरिस में इन्वेंट हुआ था, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो प्लास्टिक ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमिड्रेट। क्या, कैल्शियम सल्फेट हेमिड्रेट, ध्यान से देख लो, कैल्शियम सल्फेट हेमिड्रेट, इसका रासायनिक नाम यही है, और यही नाम बहुत कॉमन है, पता है। अब इसमें जब हम लोग पानी मिला देते हैं ना, तो अभी ये हेमिड्रेट है, यानी आधा पानी है इसमें, लेकिन जब पूरा पानी मिला देते हैं ना, तो वो तुरंत सोख के ना एकदम कड़क हो जाएगा, हाथ वाथ टूटता है लोगों का, तो यही ये फ्रैक्चर में यही यूज होता है, पीओपी, ठीक है। पीओपी सिर्फ घर में नहीं यूज होता, जब किसी का हाथ वाथ पैर वैर फ्रैक्चर होता है ना, तो ये पीओपी लगता है उसको, तो ये भी याद रख लेना। पीओपी का काम सिर्फ घर सजाना नहीं है, आदमी का टूटा हुआ हड्डी भी जोड़ना है, ये भी याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। मज़ा आ रहा है कि नहीं, बता देना कमेंट करके। और आप लोग ये वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हो, जरा ये भी तो कमेंट करो, पता तो चले हमारी वीडियो कितने जगहों की फ़ोनों में पहुंची है। मज़ा आता है यार जब आप लोग कमेंट करते हो, यहाँ से हूँ, वहाँ से हूँ, पता नहीं कहाँ से हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। अब इसका आंसर दो। विवर्तन की वजह से, या प्रकीर्णन की वजह से, या अपवर्तन की वजह से, या परावर्तन की वजह से। तो आकाश का रंग जो है ये नीला क्यों दिखाई देता है, अब ये बताओ जरा। तो आकाश का रंग पता नीला क्यों दिखाई देता है, प्रकीर्णन की वजह से। किसकी वजह से, प्रकीर्णन की वजह से। अब लेकिन समंदर नीला क्यों दिखाई देता है, जरा ये सोचो, समंदर नीला क्यों दिखाई देता है, सात समुंदर नीला क्यों दिखाई देता है, ये बताओ, ठीक है, बताओ। 18 का आंसर बताओ। 18 का तो हो गया, ये प्रकीर्णन है, ठीक है। प्रकाश का रंग नीला क्यों है, प्रकीर्णन की वजह से। लेकिन समुंदर जो है ना वो नीला पता है क्यों है, क्योंकि ये आकाश का जो छाया है ना वही समुंदर पे पड़ता है, तो इसी वजह से वो भी नीला हो जाता है, समझे। उसमें कोई लॉजिक नहीं है, समुंदर के पानी का कोई रंग नहीं है, लेकिन वो आकाश का परछाई दिखा देते हैं ना, जैसे शीशा में अपनी परछाई देखते तो शीशा में छवि आ जाती है, बस वही वाला सीन है। आ जाओ आगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। ये सवाल बहुत बार रिपीट हुआ है कि मानव रक्त का पीएच लगभग कितना है। तो मानव रक्त का पीएच थोड़ा सा 7.4 के आसपास है, क्षारीय है। 0 से लेकर 7 तक एसिडिक होता है, 7 से लेकर 14 तक बेसिक होता है। तो ये याद रख लो कि मानव शरीर जो है ना ये थोड़ा सा क्षारीय है, मतलब बेसिक है थोड़ा सा, हमारा खून, ठीक है, खून जो है थोड़ा सा बेसिक है। 7.4 के आसपास मानव शरीर का, मानव रक्त का पीएच है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 क्या कहता है कि पेंसिलिन की खोज किसने की थी। पेंसिलिन की खोज जो है ये किसने की थी। एक नाम याद रखो, पेंसिलिन का नाम आते ही अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 20 सवाल हो गए, 20 सवाल देखते देखते खत्म हो गए, कितना सही किए हो ये बताओ, क्योंकि देखते देखते एग्जाम भी आ जाएगा। पेंसिलिन की खोज किसने की है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बढ़ो आगे 21 पे। 21 क्या कहता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, किस अंग को कहा जाता है। आरबीसी मतलब ये क्रिकेट टीम नहीं है आरसीबी कोहली वाली, ये है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, लाल रक्त कोशिका या लाल रक्त कणिका जो बोल लो, ठीक है। तो यही है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किस अंग को कहा जाता है। बोन मैरो में तो बनता है लेकिन खत्म हो जाता है स्प्लीन में जाके, यानी प्लीहा में जाके, प्लीहा में जा करके ये आरबीसी जो है ना ये खत्म हो जाएगा प्लीहा में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लीन। क्या बोलते हैं, स्प्लीन, स्प्लीन, ठीक है। अब कुछ लोग टेक्निकल इसको स्प्लेन बोल दें, कुछ स्प्लीन बोल दें, कुछ स्पिलीन बोलें, तो वो बात अलग है, लेकिन इसको स्प्लेन बोलते हैं, ठीक है। SPLEEN स्पेलिंग यही होगा। तो आरबीसी का कब्रिस्तान याद कर लो, ये मतलब आरबीसी खत्म कहाँ पे होगा, सुसाइड हाउस ऑफ आरबीसी, सिंपल याद कर लो, ठीक है। बड़े आगे क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 क्या कहता है कि सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। मतलब सूर्य की ऊर्जा जो है, मतलब सूर्य में जो एनर्जी आ रही है, जो हमें इतना आग फेंक रहा है,
धरती पे इतनी रोशनी भेज रहा है, उसमें कहाँ से आ रहा है? तो ऑप्शन आप बोलोगे सूर्य तो खुद भगवान है, उनको क्या ज़रूरत है? नहीं नहीं, साइंस की नज़र से थोड़ा सा देखो तो पता है क्यों होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से। न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय विखंडन नहीं बोलते इसको, बोलते हैं नाभिकीय संलयन। ठीक है, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन ये होता है, लेकिन नाभिकीय संलयन होता है ये न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, अब होता क्या है, एक हाइड्रोजन और इधर से एक हीलियम, दोनों आपस में, ये हाइड्रोजन और हीलियम के एटम जो है ये आपस में टकराते हैं, तो इससे निकलता है आग। ठीक है, गर्मी निकलती है, हीट निकलती है, एनर्जी निकलती है, तो ये होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 22 का, ये बिल्कुल परफेक्ट है। आगे बढ़ जाओ क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 क्या कहता है कि स्कर्वी रोग जो है, ये स्कर्वी रोग ये किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन देखो, विटामिन B1, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी। तो विटामिन डी की वजह से होता है रिकेट, विटामिन डी की वजह से रिकेट। विटामिन ए की वजह से आती है रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस, रात में चलने लगते हैं ये लोग, फिर शेर चीता बाघ से भिड़ जाते हैं, इनकी कहानी अलग है। विटामिन B1 और विटामिन सी में से कोई एक आंसर सही है स्कर्वी का। अब उसका आप बताओगे, 23 का आंसर आप बताओगे कि स्कर्वी रोग जो है ये किस विटामिन की कमी से होता है। 23 का आंसर आप लोगों से चाहिए मुझे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? स्कर्वी रोग जो है ना, ये सी ऑप्शन विटामिन सी की कमी से होता है। किसकी वजह से? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। याद रहेगा, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी। और रक्त का थक्का कौन से विटामिन की वजह से बनता है? विटामिन के, ये भी याद रखा करो। आगे बढ़ो 24 पे। 24 क्या कहता है कि बॉक्साइट किस धातु का आयरक है? आयरक यानी ओर, इंग्लिश में बोलते हैं ORE, ओर। ठीक है, तो ये जो आयरक होता है ना, आयरक, ये बॉक्साइट, ये किस धातु का आयरक है? ऑप्शन देख लो, आयरन, बी एल्यूमिनियम, सी कॉपर, डी गोल्ड। तो बताओ अभी ये बॉक्साइट किसका ओर है? तो बॉक्साइट को जब हम लोग बहुत ज़्यादा फिल्टर वगैरह करते हैं ना, बहुत बॉक्साइट के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, जैसे जब कोयले के ऊपर बहुत ज़्यादा काम होता है ना, जब धरती कोयले के ऊपर प्रकृति बहुत ज़्यादा काम करती है तो वो हीरा बन जाता है। ऐसे ही जब हम लोग बॉक्साइट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर देते हैं ना, तो वो बन जाता है एल्यूमिनियम। ठीक है, और एल्यूमिनियम से रिलेटेड एक बहुत ज़बरदस्त कहानी है। एक राजा था फ्रांस का, जब एल्यूमिनियम उसने पहली बार देखा था अपने लाइफ में ना, उसे लगा कि ये सोने चांदी से भी ज़्यादा महंगा है, तो उसने अपने नौकरों को सोने चांदी के बर्तन में खाना दिया और खुद एल्यूमिनियम के बर्तन में खा रहा था। उस बेवकूफ़ को क्या पता कि एल्यूमिनियम आज हर घर में पड़ा है, कुकर कढ़ाई सब एल्यूमिनियम का बना रहता है 90% घरों में। 90 गलत बोल दिया, 99% से ज़्यादा घरों में आज भी कुकर और कढ़ाई जो है ना, ये इसी से बना रहता है, एल्यूमिनियम से। आ जाओ 25 पे। 25 क्या कहता है, ध्यान से देखना। ठीक है, ये कहता है निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? सिंपल एक आंसर याद रख लो, मायोपिया का नाम आते ही, मायोपिया का नाम आते ही आपके दिल और दिमाग में एक ही नाम आना चाहिए, और वो कौन सा? वो आना चाहिए अवतल लेंस। क्या? अवतल, अवतल, याद रहेगा, अवतल, अवतल। ठीक है, याद रख लो ये चीज़, कनकेव लेंस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कनकेव, कनकेव लेंस। ठीक है, कनकेव, याद रहेगा, कनकेव लेंस। मायोपिया को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस रखता है? कनकेव। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ते हैं हम लोग अब 26 पे। 26 क्या कहता है कि LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसका फुल फॉर्म होता है, ये भी बता दिया मैं, LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, LPG सिलेंडर सबके घर में पड़ा रहता है, लाल रंग वाला, उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री लिखा रहता है सबके वाले पे। ठीक है, तो ये इसका मुख्य घटक क्या है? मतलब LPG सिलेंडर का मुख्य घटक क्या है? तो LPG सिलेंडर का मुख्य घटक रहने वाला ब्यूटेन एंड प्रोपेन। क्या? ब्यूटेन और प्रोपेन। ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, ब्यूट मतलब 4, 1 2 3 और 4, ये सिंगल बॉन्ड, एन मतलब सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ब्यूटेन। अब ये 4 कार्बन है, इनके साथ 3 हाइड्रोजन आ जाएगा, इसके साथ 2 हाइड्रोजन आएगा, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन आएगा, और इसके साथ 3 आएगा। ठीक है, ये समझाने बैठूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, 10वीं की चीज़ है, ये 10वीं का सवाल है, 10वीं बेसिस पे। ये रेलवे ग्रुप डी में ना आपका 10वीं बेसिस पे ही आता है, 10वीं बेसिस का ही पूरा मतलब साइंस रहेगा। अगर 10वीं तक आपने साइंस अच्छे से पढ़ रखी है ना, तो फिर दिक्कत नहीं आने वाला। और ये तो आज पहली क्लास है, तो बेसिक से थोड़ा हम लोग शुरू कर रहे हैं, बट धीरे धीरे क्लास है ना एकदम ऑसम लेवल की होती जाएगी। बस जुड़े रहना, सब्सक्राइब करके आज ही जुड़ जाओ, तुरंत जुड़ जाओ। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह कौन सा है? मतलब कौन से ब्लड ग्रुप ऐसा है जिसके जो लोग हैं ना वो किसी को भी खून दे सकते हैं? ऑप्शन देखो, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव। बताओ 27 का आंसर, तुक्का ही मारो क्योंकि सही आंसर पता ही नहीं होगा। ठीक है, बताओ इसका आंसर, यूनिवर्सल डोनर जो रक्त समूह है वो कौन सा है? तो O नेगेटिव। अरे सुल्तान पिक्चर नहीं देखे थे क्या? सुल्तान पिक्चर जिसमें सलमान खान के बेटे को O नेगेटिव खून चाहिए होता है, कोई और नहीं दे पाता, सलमान खान का ही खून O नेगेटिव था। ठीक है, वो वाली कहानी है ना। तो ये O नेगेटिव वाले दे तो सबको हैं, ठीक है, मतलब दे तो सबको हैं, मतलब किसी को भी खून दे देंगे O नेगेटिव वाले, लेकिन खुद को कौन देगा ना, वो सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। तो ये वो लोग हैं जो दान करते फिरते हैं, लेकिन जब खुद ज़रूरत पड़ती है तो बहुत कम लोग सामने आते हैं। तो ये वो वाला रक्त समूह है O नेगेटिव। ठीक है, आ जाओ 28 पे। 28 क्या कहता है कि वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन या आर्गन?
अब थोड़ा सा ध्यान करो कि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होता तो हम लोग पेड़ अब तक साफ़ कर दिए होते धरती से। पेड़ का रोना क्यों रोते फिर हम लोग? इसका मतलब ऑक्सीजन तो है नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं है ज़्यादा, क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होता ना तो अब तक तो दुनिया है ना राख बन चुकी होती, इतना ज़्यादा आग उगलती धरती। यानी नाइट्रोजन और आर्गन में से कोई है, तो आर्गन तो हो नहीं सकता, बचा क्या? नाइट्रोजन घुमा फिरा के। और नाइट्रोजन इतना ज़्यादा है कि हमारी खाद जो होती है ना, खाद यूरिया डाई जो आप लोग खेतों में भर भर के डालते हो खेत में, तो वो इसी से बनती है, नाइट्रोजन से। ठीक है, उसमें लिखा रहता है इतना % नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और नाइट्रोजन के ऊपर तो साइकिल भी है जैसे फूड चैन होता है। तो नाइट्रोजन को हल्के मत लेना, नाइट्रोजन बहुत पावरफुल चीज़ है। ठीक है, ये लगभग 70% से ज़्यादा है हमारे वायुमंडल में। ठीक है, बढ़ो आगे क्वेश्चन नंबर 29 पे। ये सवाल क्या कहता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ना पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, ये खाना बनाते हैं। जैसे हमारे रसोई घर में जब खाना बनता है ना, तो मसालों का खुशबू, धुआं और तड़का वड़का लगा रहता है, तो खुशबू फैलती है ना मतलब चारों तरफ। तो ये वही समझ लो, ये लोग तड़का जब लगाते हैं ना, पौधे जब तड़का लगाते हैं अपने घर में, तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, मतलब इनके कढ़ाई से ऑक्सीजन निकलता है। आगे बढ़ लो 30 नंबर सवाल पे। ये क्या कहता है, पौधों में जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? पौधों में जाइलम एक होता है और एक होता है फेलोएम। ठीक है, फेलोएम क्या स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ क्या? फेलोएम। ठीक है, एक होता है जाइलम, एक होता है फेलोएम। तो थोड़ा ध्यान देना, जाइलम और फेलोएम। तो जाइलम का जो मुख्य कार्य है ना, छोड़ो फेलोएम स्पेलिंग नहीं लिख रहा हूँ, छोड़ो। ठीक है, जाइलम का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है? जाइलम का मुख्य कार्य होता है कि भोजन का परिवहन, जल का परिवहन, अमीनो एसिड का परिवहन या ऑक्सीजन का उत्सर्जन। तो जाइलम का मुख्य कार्य क्या होता है? जल का परिवहन। ठीक है, भोजन बनेगा तभी ना जब जल जाएगा। ठीक है, कढ़ाई में सब्जी तभी बनेगी ना जब उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, या दाल तभी बनेगी ना जब दाल में पानी मिलाया जाएगा। तो ये जाइलम का काम है कि वो ले जा करके पाइपलाइन की तरह पानी पहुंचाए, मिनरल पहुंचाए, मतलब कच्चा माल ये पहुंचाएगा, और खाना बनने के बाद पी से पक्का माल फेलोएम पहुंचाएगा। ठीक है, फेलोएम। ठीक है, स्पेलिंग लिख दिया सही, PHOELM। ठीक है, गलत हो तो कोई बात नहीं, जज्बात समझो, स्पेलिंग मत देखो। ठीक है, तो जल का परिवहन कौन करेगा? कच्चा माल पहुंचाएगा जाइलम, और पक्का माल पहुंचाएगा फेलोएम। ठीक है, पी से पक्का माल, पी से फेलोएम। तो याद रखना, भोजन का परिवहन कौन करेगा? फेलोएम करेगा। तो याद रखना ये चीज़। हो गए 30 सवाल पूरे। अब ये सवाल आपको कैसे लगे, 30 में से आपने कितना सही किया है, कमेंट जरूर करना। वीडियो कैसा लगा कमेंट करना, और ये बताना कि आप ये वीडियो देख कहाँ से रहे हो, मज़ा आया कि नहीं। और देखो ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। जितना जितना मैं आंसर टिक मारता गया ना, उतना उतना लिखाता गया है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो का एक काम करना आप लोग, एक छोटा सा रिक्वेस्ट और है कि वीडियो को हाइप कर देना। क्या? HYPE एक ऑप्शन होता है हाइप का, तो ये हाइप भी सभी लोग जरूर कर देना, ये रिक्वेस्ट है। ठीक है, चलो ठीक है, बाय बाय।